मित्रों, हम इस समय लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स के कैंपस में हैं और मैं प्रोफेसर आलोक कुमार प्रधानाचार्य कच्छ से आपसे मुखातिब हूँ। लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स की स्थापना 1911 में इस कैंपस में एक फुल फ्लेजेड कॉलेज के रूप में हुआ और हालांकि ये कॉलेज लखनऊ में ही इससे पहले एक इंडस्ट्रियल कॉलेज था, जहाँ पर ये डिज़ाइन सेक्शन के अंदर, डिज़ाइन विभाग के अंदर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया जा रहा था। भारत जो अविभाजित था, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और आसपास के तमाम मुल्क शामिल थे, उसमें जो वो शुरुआती 5 आर्ट्स कॉलेज थे, उनमें लखनऊ कॉलेज एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और ये एक दूसरा कॉलेज था जो आर्ट के साथ क्राफ्ट की पढ़ाई भी यहाँ पे होती थी। तो यहाँ के पहले जो प्रधानाचार्य थे शुरुआती 1911 में बाथ स्कूल ऑफ आर्ट्स के हेड मास्टर प्रोफेसर नैथनियल हर्ड 1911 में यहाँ पे आते हैं और उन्होंने यहाँ पे प्रधानाचार्य का चार्ज लिया था और 1924 तक वो यहाँ पे प्रधानाचार्य के रूप में रहे। शुरुआत में जब ये वो दौर था भारतीय इतिहास का जिसमें ब्रिटिश शासन वो अपनी सत्ता को स्थापित करना चाह रही थी, मजबूत करना चाह रही। उस समय तक ये सोचा नहीं जा रहा था कि कभी ये जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसके अधीन इतने सारे देश हैं वो आज़ाद होंगे। वही ये दौर था जिस समय लखनऊ में मेडिकल कॉलेज बन रहा था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय बन रहे थे। तो हम समझते हैं कि उसी तरीके का, जिस तरह से इलाहाबाद विश्वविद्यालय को उन्होंने पूर्व का कैम्ब्रिज के रूप में स्थापित करना चाह रहे थे, माना जाता है कि लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स भी एक तरह से रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के पैटर्न पे इसको स्थापित करना चाह रहे थे। अभी रिसेंटली हमने बाथ स्पा स्कूल से कॉरेस्पॉन्डेंस किया है और हम लोग इस प्रोसेस में हैं कि उनसे एक हमारा MOU साइन हो। उन्होंने जो अपना डिटेल और जो नैथनियल हर्ड के बारे में जो कुछ लिटरेचर हमें भेजा है, उससे हमें पता चलता है कि उस दौर में उन्होंने अपने कॉफ़ी टेबल बुक में लिखा है, बाथ स्कूल ऑफ आर्ट में, कि भारतीय लोग जो अपनी कला, परंपराएं, अपने क्राफ्ट और विरासत के प्रति लगातार उदासीन होते जा रहे थे, उसको इंफीरियर समझते थे, उनके बीच में जो उनकी विशिष्ट चीज़ें हैं जिन उनको स्थापित करने के लिए, उनके प्रति उन एक सम्मान पैदा करने के लिए लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स की स्थापना हुई थी। मित्रों, हर चीज़ के 2 पहलू हो सकते हैं। ये एक ब्रिटिश वर्जन था जो उनके द्वारा है, लेकिन आज़ादी का एक दौर चलता है और हम लोग हर ब्रिटिश चीज़ का, हर ब्रिटिश व्यवस्था का विरोध करते हैं और बड़े संघर्षों के बाद हमें आज़ादी मिलती है। तो हमने उनके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा बहुत सारी चीज़ें भारत के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो अच्छी भी की गई थी, उनके प्रति भी हमारा जो नज़रिया था वो बड़ा संकीर्ण रहा होगा, ऐसा मैं मान सकता हूँ। अभी हाल ही एक किताब आई थी नीरज सिंह चौधरी कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो एक अलग प्रोस्पेक्टिव से लिखा गया है। वो किताब इस चीज़ पे बेस है कि वास्तव में ब्रिटिशर्स ने भारत में क्या अच्छा किया। मैं ब्रिटिशर्स की वकालत तो नहीं करूँगा, लेकिन अगर निष्पक्ष होकर के देखा जाए तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो हेल्थ है, जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो संसद भवन है, जो विधानसभाएं हैं, जो हमारी न्यायपालिका है, रेल व्यवस्था है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे दिया। और जो कि हम इस समय जिस तरह के एक व्यवस्था यहाँ पे डेवलप किया है हम लोगों ने, उसके बारे में उनका कंट्रीब्यूशन है। और निश्चय ही वो एक, मैं समझता हूँ कि एक ख़राब दौर रहा होगा जिसमें हमारे लोगों ने संघर्ष किया। तो हम आते हैं अपने कॉलेज पर कि जो हमारे नैथनियल हर्ड के जाने के बाद जो पहले प्रधानाचार्य हमारे यहाँ पे हुए 1925 से 1945 तक, तो जो लखनऊ कॉलेज, वो असित कुमार हलदार थे जो कि
बंगाल से आए थे, शांति निकेतन से आए थे। उसके बाद लखनऊ कॉलेज के ही यहाँ के प्रथम बैच के छात्र रहे एल.एम. सेन साहब, जो कि पहला बैच था, वहाँ से यहाँ से वो पास होते हैं। बाद में 1945 से 1954 तक एल.एम. सेन साहब हमारे यहाँ प्रधानाचार्य थे। और वो प्रधानाचार्य होने के अलावा एक बड़े कलाकार थे। उन्होंने बहुत सारा लिनो कट काटा था, वुड कट काटा था, और प्रिंट मेकर रहे वो, और उन्होंने काफ़ी सारा काम किया। सिमिलरली असित कुमार हालदार, जो नंदलाल जी के प्रमुख शिष्यों में थे, उन्होंने वॉश विधा को, लखनऊ को वॉश विधा का एक केंद्र बना दिया था। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज़ादी का जो आंदोलन था उसमें बंगाल आर्ट मूवमेंट एक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में फैलता है। और जो शांति निकेतन से जो तमाम नंदलाल जी के, अवनिंद्र जी के जो शिष्य निकलते हैं, वो देश भर के अलग अलग कला संस्थानों में जाते हैं। और जो कला जो थी उसका एक भारतीय संस्करण, जो 6 लिम्स ऑफ इंडियन आर्ट, षडांग के तहत उन्होंने उसके बारे में प्रचार किया, भारतीय कला को स्थापित करने में। और उसी की वजह से लखनऊ भी वाश शैली का एक बड़ा केंद्र बन गया है। तो मैं बताऊं कि एल.एम. सेन के बाद हरिहर लाल मेड़ साहब यहाँ पे 54 से 56 तक 2 साल तक, हालांकि वो इनका एक और रिजीम आया था 62 से 64 के बीच, वो दोबारा से भी प्रधानाचार्य थे। तो मेड़ साहब 2 बार रहे। सुधीर रंजन खास्तगीर काफ़ी लंबे समय तक थे, 1956 से लेकर के 1962 तक, ये लगभग 6 वर्ष तक थे। हालांकि सबसे लंबा समय नहीं था, क्योंकि सबसे लंबा समय प्रोफेसर रणवीर सिंह बिष्ट का रहा, जो 68 से 69 लगभग 21 साल तक प्रधानाचार्य रहे। तो चलिए हम इस क्रम को जारी करते हैं कि सुधीर रंजन खास्तगीर, हालांकि ये खास्तगीर साहब सबसे लंबे समय तक नहीं रहे। जो सबसे लंबे समय तक हमारे यहाँ प्रधानाचार्य थे वो प्रोफेसर रणवीर सिंह बिष्ट रहे। और मैं ये भी ऐड ऑन करना चाहूँगा कि वो आखिरी प्रधानाचार्य थे जो अपॉइंटेड थे प्रधानाचार्य के पद पर। उसके बाद जितने भी लोग हुए वो सभी, उनमें से किसी को भी प्रधानाचार्य के पद पर नहीं थे। वो सभी लोगों को, जो वरिष्ठ सदस्य थे हमारे कॉलेज के, उनको लगातार चार्ज दिया गया। तो बिष्ट साहब के जाने के बाद से कई सारे प्रधानाचार्य हुए, जिनमें योगेंद्रनाथ वर्मा, बद्रीनाथ आर्य, विमला बिष्ट, और बाद में प्रोफेसर जयकिशन अग्रवाल साहब आए। कि प्रोफेसर रणवीर सिंह बिष्ट वो आखिरी प्रधानाचार्य थे जो प्रधानाचार्य के पद पर अपॉइंटेड थे। उसके बाद जो लोग आए उनको चार्ज दिया गया, जो वरिष्ठ सदस्य थे हमारे विभाग में, फैकल्टी में, उनको चार्ज दिया गया। और प्रोफेसर बिष्ट के समय में ही 75 में हमारा कॉलेज विश्वविद्यालय से अटैच हो गया था, और यहाँ पर जो कॉलेज ऑफ आर्ट था वो फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स के रूप में स्थापित हुआ। तो जो हमारा ये दौर था कॉलेज में, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग रहे, ख़ास तौर से हम नाम देना चाहेंगे, जो कि लगभग 20 वर्ष तक असित कुमार हालदार यहाँ पे प्रधानाचार्य थे। उन्होंने शुरुआती दौर था तो उन्होंने इस पे बहुत गहरा इम्पैक्ट डाला, और उनके दौर में कई सारे प्रमुख हस्तियाँ यहाँ पे हमारे विद्यालय का विज़िट किया था। नेहरू जी भी उनमें थे, म्यूजियम भी स्थापित होता है, अलग अलग विभाग खुलते हैं। असित कुमार हालदार एक वॉश विधा के बड़े जाने माने कलाकार थे, उनका बड़ा आदर और बड़ा सम्मान है भारतीय कला में। दूसरे, उन्होंने जो कॉलेज की जो नींव है, किस दिशा में महाविद्यालय आगे बढ़ेगा, कौन से विभाग चलेंगे, इन सारी चीज़ों के स्थापना का श्रेय, इसके विस्तार का श्रेय असित कुमार हालदार को जाता है। एल.एम. सेन साहब, जिनके बारे में हमने बताया, वो हमारे पहले बैच के छात्र भी थे, और उसके बाद हमारे प्रधानाचार्य भी रहे, और अच्छा खासा वो 9 वर्ष तक यहाँ पे प्रधानाचार्य रहे। उन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में काम भी किया। हाँ, उनमें एक जो है, जो इंडिया हाउस लंदन है, उसका कमीशन वर्क उन्होंने किया था। और ये काम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्होंने बाघ की केव पेंटिंग्स के बारे में
उसकी उन्होंने रिप्लिका तैयार की। बाघ के पेंटिंग्स का इम्पोर्टेंस भारतीय कला में बहुत ज़्यादा है। जैसा कि हम समझते हैं कि अजंता की डिस्कवरी से पहले भारतीय कला को इतना सम्मान, इतना आदर नहीं प्राप्त था। जब से अजंता की खोज होती है तो उससे पूरे विश्व पटल पर भारतीय कला ने अपनी धाक जमाई, स्थापित किया कि उस दौर में, जो कि 6ठी शताब्दी से के आसपास जब अजंता का निर्माण हुआ, कला उनकी चित्रकारी हुई, हालांकि वो केव्स उनसे पहले की हैं, 2री शताब्दी में भी कई सारे गुफाएं हैं, लेकिन उस समय वो चित्रकारी नहीं मिलती उस दौर की। तो उससे जो भारतीय कला क्या एक पूरी दुनिया में धाक जम जाती है। लेकिन अगर प्री अजंता हमको स्टडी करना हो तो वो जो है बाघ की केव उसके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट मील का पत्थर साबित होती है। अब बाघ की केव जो कि उस समय इस समय मध्य प्रदेश है, और वहाँ पर एक बाघ नदी है जिसके किनारे वो गुफाएं पाई गई। उनमें 4-5 गुफाएं थी। पंच पांडु था, रंग महल था, तमाम सारी गुफाएं थी, भीम गुफा थी, ऐसी कई सारी गुफाएं थी। भीम बेटका उसकी जगह का भी नाम था। तो वहाँ पर ये प्री अजंता जो 2री शताब्दी के आसपास की चित्रकारी पाई जाती थी, और इससे जो भारतीय कला है उसकी जड़ों को, उसके इतिहास को समझने में बड़ा महत्व, बड़ा इम्पोर्टेंस मिलता था। और इस पेंटिंग के इम्पोर्टेंस को समझते हुए उस समय ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने LM सेन साहब को ये कमीशन दिया कि आप जाकर के इंडिया हाउस लंदन में उसकी प्रतिकृति, एक रिप्लिका तैयार करें। उसी समय उसी दल ने उसकी एक दूसरी प्रतिकृति, एक रिप्लिका कॉलेज ऑफ आर्ट्स हमारे यहाँ पे भी बनाई थी। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय कला का क्या सम्मान था और हमारे कॉलेज को क्या महत्व प्राप्त था कि कम से कम 6 से अधिक हमारे पूर्व टीचर और कॉलेज जो रॉयल कॉलेज लंदन के फेलो रहे, वो बराबर वहाँ आते जाते रहे। हम लोगों का अच्छा खासा वहाँ से संबंध रहा। और दुर्भाग्य हम लोगों का ये रहा कि इस समय इंडिया हाउस लंदन में जो प्रतिकृति उन्होंने तैयार की थी वो नष्ट हो गई, उसका कोई अवशेष वहाँ पे प्राप्त नहीं है। और अफसोस ये भी है कि हमारा जो बाघ के गुफा चित्र थे वो भी देखभाल और रख रखाव के अभाव में वहाँ भी इस समय कलाकृतियाँ बची नहीं हैं। हमारा कॉलेज इस बात में बहुत गर्व महसूस करता है, हम इसके लिए बहुत खुशनसीब हैं कि हमने अभी तक बाघ के गुफा चित्रों के जो प्रतिकृति थी, जो रिप्लिका थी, उसको अभी तक हमने अपने यहाँ पर बचा करके रखा है। हालांकि वो ख़राब हो चुकी थी पिछले, लेकिन हमने अभी विगत 2 वर्ष पहले ही हमने उसको रेस्टोर कराया उन कलाकृतियों को, और अभी वो वापस से अपने पुरानी रूप में आ गई हैं। और उनको जल्दी ही जो हमारा म्यूजियम बन रहा, निर्माणाधीन है, उसमें हम उसको वापस से अपनी जगह पे लगा देंगे, जिससे कि ये एक इम्पॉर्टेंट जो हमारी धरोहर है वो देखने को मिलेगी लोगों को। अगर हम और कलाकारों की बात करें तो हरिहर लाल मेढ़ एक बड़ा नाम है। उन्होंने भी वाश शैली की, जो लखनऊ की वाश शैली है, क्योंकि असित कुमार हलदार का जो काम था वो कलकत्ता का जो है, जो बंगाल आर्ट स्कूल है, वो उसके काफ़ी करीब है, वो प्योर फॉर्म में है। लेकिन हरिहर लाल मेढ़ साहब वो अपने काम के द्वारा एक लखनऊ की एक विशेष पहचान देते हैं। उन्हीं के काम में धीरे धीरे आप देखेंगे कि वॉश जो है उसमें एक तरह की मॉडलिंग, एक तरह की गोलाई और शेडिंग देखने को मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि लखनऊ भी पटना कलम का एक बड़ा केंद्र था। पटना कलम जो कि वास्तव में कंपनी शैली थी। अगर हम इंडियन आर्ट को देखें तो पटना कलम वास्तव में एक तो 12वीं शताब्दी में अपभ्रंश शैली थी। अपभ्रंश मतलब जिसका मतलब होता है इंफीरियर। दूसरे पटना कलम जो कंपनी शैली के नाम से या आर्ट इंफीरियर के नाम से भी हम उसको समझ सकते हैं। लेकिन उसमें एक ख़ास बात ये थी कि उस समय फोटोग्राफी आ गई थी और हमारे कलाकार ये समझते थे कि जो चित्रकारी है उसमें आदर्श चित्रण नहीं, उसमें शेडिंग, गोलाई और मॉडलिंग ये हो। तो उसका कुछ प्रभाव ऐसा मिलता है कि जो हमारी वॉश शैली थी, जो कि फ्लैट
और लीनियर ड्राइंग के द्वारा बनाई जाती थी। लखनऊ में और भी कई वॉश के बड़े कलाकार थे, जैसे अब्दुल रहमान चुगताई ने भी यहाँ पे काम किया, और यहाँ पर कन्नू देसाई ने भी काम किया। कई सारे लोग यहाँ पे काम करते रहे। लेकिन हम सिंघल साहब के काम, उसमें मेयर साहब के काम में सबसे पहले देखते हैं कि उसमें एक तरह का गोलाई, एक तरह की शेडिंग दिखती है, जो हम समझते हैं कि ये जो लखनऊ की जो ये कंपनी शैली था, जो पटना शैली था, उसका एक प्रभाव है। और यही प्रभाव बढ़ते हुए हमको मिलता है कि बाद में हमारे बिष्ट साहब जो कि वो भी उन्होंने वास में, उसमें भी यही चीज़ दिखता है। सुखवीर सिंह सिंघल के काम में भी फ्लैटनेस दिखता है। लेकिन इसका एक बहुत सुधरा हुआ और बहुत उत्कृष्ट जो काम हमें दिखता है वो BNR के रूप में। BNR जी ने वास्तव में लखनऊ की वॉश को एकदम एक अलग मुकाम पर ले जाके खड़ा किया, बिल्कुल अलग पहचान बनाई। और जिनके काम से उनके निकले हुए तमाम शिष्य, जिनमें प्रोफेसर जयकिशन अग्रवाल ने भी, या उस दौर के और जितने भी लोग लखनऊ से निकलते थे, वॉश शैली में काम करना लगभग सभी के लिए एक पहचान थी, एक प्राउड था कि भाई लखनऊ से निकले तो उनको वॉश शैली में काम करते ही थे लोग। तो सारे लोगों के काम में वो झलक दिखती है, वो जो मॉडलिंग है वो दिखाई पड़ती है। कुछ और अगर हम प्रमुख लोगों के बारे में बात करें, जैसे सुधीर रंजन खास्तगीर, जो लंबे समय तक काम करते हैं लखनऊ में रह करके, और ये भी मिलता है कि उन्होंने लयात्मकता को अपना काम का एक आधार बनाया। उन्होंने चित्रकारी भी किया है, मूर्तियाँ भी बनाई हैं, और बहुत सारे तरह के काम उनका, और बहुत अधिक काम किया उन्होंने। उनके काम का एक बड़ा कलेक्शन हमारे टैगोर म्यूज़ियम जो विश्वविद्यालय में हमने बनाया उसमें तो है ही, यहाँ पर जो है इलाहाबाद में भी है, और यहाँ पर हमारे म्यूनिसिपल जो म्यूज़ियम है हमारा नगर निगम का, उनके पास भी है, और कई सारे जगहों पर उनका अच्छा कलेक्शन है। उन्होंने बहुत सारे काम किए। दूसरा अगर हम देखें कि सुखवीर सिंह सिंघल, जो कि 67 से 68 उस तक वहाँ पर लखनऊ कॉलेज में प्रधानाचार्य हुए, उन्होंने भी वॉश शैली में लगातार कंट्रीब्यूट किया, और अपने अंतिम समय तक भी वो लगातार काम करते रहे। बहुत सारी चित्रकृतियाँ बनाई, बहुत सारी कलाकृतियाँ किया उन्होंने। और 68 से 69 जब रणवीर सिंह बिष्ट आते हैं, उन्होंने लखनऊ कॉलेज को में लैंडस्केप को उन्होंने एक नई पहचान दी। वो एकदम कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न लैंडस्केप उन्होंने किया, बहुत सारा उन्होंने नया काम किया, और ब्लू सीरीज़ में उनका काम था। हालांकि रिटायर होने के बाद भी वो काम में व्यस्त रहे अंतिम समय तक, और उस समय उनके काम में थोड़ा चेंज आया। उन्होंने कुछ फिगरेटिव ड्राइंग दूसरे भी काम किए। लेकिन एक ही खास बात थी कि उन्होंने उनके काम को अगर हम गिनती करें तो उनकी संख्या 10-20 हज़ार के आसपास, क्योंकि उनका एक ये था कि रोज़ ही अपने स्टूडियो में, जो प्रिंसिपल रूम से अटैच था यहाँ पे लगे हुए, रोज़ ही सुबह आ जाते थे और देर तक वहाँ काम करते रहते थे, कॉलेज बंद होने के बाद भी। मुझे ध्यान है एक रेडियो सेट उन्होंने रखा था जिसमें वो गाने बजते रहते थे, और उनके अटेंडेंट था बाबूलाल, जो उनकी कुछ मदद कर देता था, कलर और कैनवास और इन सारी चीज़ों में हेल्प कर देता था, सफाई वगैरह में, और वो लगातार यहाँ पे काम करते थे। उनका ये कमरा जो है ये बिल्कुल एग्जीबिशन हॉल की तरह से भरा हुआ होता था। लखनऊ कॉलेज अपने स्थापना के समय में ये कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट था, तो क्राफ्ट के बहुत सारे कोर्सेज़ यहाँ पे चलाए जाते थे, जिनमें ज्वेलरी डिज़ाइन था, वास डिज़ाइन था, सिरेमिक था, और फर्नीचर डिज़ाइन था, फर्नीचर एंड फिक्सेटिव था, आयरन वर्क था, वुड वर्क था, क्ले मॉडलिंग था, और इन सब पे बड़ा जोर था, क्योंकि लखनऊ की जो क्राफ्टमैनशिप थी उसको इन्हेंस करना था, उसको और नए तरीके से नई टेक्नोलॉजी में ट्रेंड करना था। वहाँ पर ब्रिटेन में भारतीय क्राफ्ट की, भारतीय कला की बड़ी मांग थी, और ये जो प्रोग्राम था हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया गया था कॉलेज को, इसको शुरुआत में। लेकिन भारतीय जो क्राफ्टमैन था उनको नई डिमांड जो थी उसके हिसाब से ट्रेंड करना था, तो ये काफ़ी जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम था। शुरुआत में जो प्रोफेशनल कोर्स था उसमें फाइन आर्ट्स एक बड़ा विभाग था,
जिसमें बहुत ही प्रोफेशनल ढंग की पढ़ाई की जाती थी, आर्ट फॉर आर्ट वाली जो बात है, कला के लिए कला थी। तो उसके तहत ये सारी चीज़ थी। संयोग से मूर्तिकला विभाग शुरुआत में नहीं था और मूर्तिकला विभाग थोड़ा देर में शुरू हुआ। जो इसमें शुरुआत में हमारे टीचर हैं हिरण्मय राय चौधरी, हालांकि काफ़ी फेमस वो थे, बड़ा नाम था, लेकिन भारतीय कला और आर्ट हिस्ट्री को अगर हम खोजें तो हमें हिरण्मय राय चौधरी के बारे में बहुत पता नहीं चलता है। मैं भी इस बात से देर में वाकिफ़ हो पाया, क्योंकि हमें याद है कि हम अपने पढ़ते समय 1981 से 1986 के दौर में स्टेट म्यूज़ियम जाया करते थे। तो उस म्यूज़ियम के पीछे की तरफ में कई सारी ब्रिटिश दौर की अबेंडेंड मूर्तियाँ पड़ी हुई थी, बिखरी हुई थी, और बिल्कुल ये ऐसे ही डाल दिया था, उनकी कोई देखभाल नहीं थी। और जैसा कि हम समझते हैं कि लखनऊ और आसपास में ये जो तमाम हमारे सर्कल थे, चौराहे थे, उनमें बहुत खूबसूरत मूर्तियां लगी हुई थी, जैसा कि अभी भी बम्बई में लगा हुआ फ्लोरा फाउंटेन पे लगा हुआ, जिसका नाम बाद में उन्होंने हुतात्मा चौक कर दिया, और कई जगह पे लगी हुई है। तो या रोम में लगा हुआ है, इंग्लैंड में लगे हुए हैं तमाम माइकल एंजेलो की मूर्तियां लगी हुई हैं। उसी तरह से लखनऊ के बड़े तमाम चौराहों पे ब्रिटिश जो महारानी थी, जॉर्ज पंचम थे, एलिजाबेथ थी, महारानी विक्टोरिया थी, और ऐसे बहुत सारे उस दौर के जो नायक थे, जो शासन के राष्ट्राध्यक्ष थे, प्रमुख थे, उनकी मूर्तियां यहाँ पे लगी हुई थी। अब वो जो मूर्तियां हैं मार्बल में बनी हुई, उनका जो काम है, जो क्वालिटी है, तो वो कहीं से भी माइकल एंजेलो से कम नहीं। मैं देखता हूँ कि एकदम मार्बल में उन्होंने ट्रांसपेरेंट कपड़ा बनाया, कपड़े के कई कई लेयर दिखाए हैं उन्होंने, बिल्कुल जो लटका हुआ उनका बांधनी है, जो ज्वेलरी है, जो उनके मेडल्स हैं, जो स्किन के फोल्ड हैं, जो नसें हैं, जो कपड़े के फोल्ड हैं, सारी चीज़ों को बड़ी खूबसूरती से दिखाया। तो मैं उस दौर में ये सोचा करता था कि ये जो इतनी खूबसूरत कलाकृतियाँ हैं, जिसको कितने किसी यूरोपीय कलाकारों ने बनाया है, इनको ऐसे क्यों छोड़ा गया। लेकिन चूँकि हमारे देशभक्ति की भावना थी, हमने उन मूर्तियों को हटाया, रिप्लेस किया, और अपने आज़ादी के राष्ट्रीय नायकों की तमाम मूर्तियां लगाईं। इस बात का हमें बाद में पता चला कि वो सारी मूर्तियां इंग्लैंड के मूर्तिकारों ने नहीं बनाई थी, माइकल एंजेलो के द्वारा नहीं, बल्कि हमारे यहाँ के ही हमारे यहाँ के ही मूर्तिकार हिरण्मय राय चौधरी के द्वारा बनाई गई हैं। फिलहाल अभी तो उन मूर्तियों को ठीक से उन्होंने एक शेड बना करके, एक हाल बना करके और नीचे ठीक से रख दिया है, जो अच्छी बात है कि लोगों को देखने का और उनको बचाने के लिए, अपने इतिहास को समझने के लिए मौका मिलता है। लेकिन वो एक दौर था कि कितना उत्कृष्ट काम हमारे कॉलेज में होता था, कि हमारे जो टीचर्स थे, जो हमारे स्टूडेंट थे, जिन्होंने उनके साथ सहयोग किया, काम किया, और वो काम अगर आप देखें जा कर के, तो कहीं से भी यूरोप में जो मूर्तिकला हुई है, या जो वहाँ पर रोम के जो चौराहों पे जो मूर्तियाँ लगी हैं, या मुंबई के फ्लोरा फाउंटेन पे जो मूर्तियाँ लगी हैं, उससे किसी भी रूप में कम नहीं है, बिल्कुल उसी कैटेगरी का है, उसी ढंग से है। इस चीज़ को हम ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे राजा रवि वर्मा ने पश्चिम के आयल पेंटिंग की ट्रेनिंग लिया और भारतीयों के बीच में उत्कृष्ट आयल पेंटिंग का प्रदर्शन किया। उसी तरीके से हमारे कॉलेज में भी हिरण्मय राय चौधरी जी ने बहुत ही श्रेष्ठ मूर्तिकला और मूर्ति कृतियों का प्रदर्शन किया था। तो वो मैं समझता हूँ कि शुरुआत में उन्होंने स्थापना किया था मूर्तिकला विभाग के, पहले हमारे शिक्षक रहे, लेकिन उसके बाद प्रोफेसर अवतार सिंह पंवार यहाँ पे मूर्तिकला विभाग में आते हैं, चार्ज लेते हैं। और अवतार सिंह पंवार का ये विशेषता थी कि एक तो उन्होंने फाइन आर्ट से पढ़ाई किया था, तो उनकी ड्राइंग भी बहुत अच्छी थी, चित्र भी बहुत बढ़िया करते थे। उन्होंने वॉश शैली के पेंटिंग भी बनाई थी शांति निकेतन में रहते हुए और यहाँ भी, लेकिन वो बाद में मूर्तिकला की उन्होंने ट्रेनिंग लिया और मूर्तिकार होते हैं। वर्तमान में जो तमाम चौराहों पे मूर्तियाँ लगी हैं,
जो स्टेट म्यूज़ियम में भी जो सपेरा है, संगीतकार है, या जो हाथी पार्क है, बुद्ध पार्क है, यहाँ परिवर्तन चौक पे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्तियाँ हैं, और लखनऊ के तमाम प्रमुख मूर्तियाँ जो हैं वो भी सारी हमारे यहाँ के जो शिक्षक थे अवतार सिंह पंवार के द्वारा बनाई गई हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लखनऊ कॉलेज के जो मूर्तिकला विभाग है उसका भी एक बड़ा ही उन्नत और बड़ा ही रिच इतिहास रहा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बड़े मूर्तिकार हुए। और उनके अलावा जो मूर्तिकार थे, जिनमें हमने एक बार पिछला एक वीडियो बनाया था श्रीधर महापात्र जी का, तो श्रीधर जी एक बड़े मूर्तिकार थे। कोणार्क का जो स्कल्पटर्स का जो घराना था मूर्तिकारों का, उस ट्रेडिशन के मूर्तिकार थे। और यहाँ आने के बाद उन्होंने कई सारी मूर्तियाँ उनकी हमारे कॉलेज में बनी हुई हैं, दीवारों पे लगी हुई हैं। हमारे जो विश्वविद्यालय का जो टैगोर लाइब्रेरी है वहाँ पे उनकी मूर्तियों का कलेक्शन है, लगा हुआ है। और उन्होंने नौ रसों पे बनाया, नायिकाओं पे बनाया, दूसरे कई सारी मूर्तियाँ हैं। उनके कुछ प्रमुख शिष्य भी निकले, जिनमें उनके सुपुत्र रघुनाथ महापात्र और उनके एक छात्र दिनेश प्रताप सिंह का नाम बड़े आदर और बड़े सम्मान से लिया जाता है। अगर रघुनाथ जी के अलावा हम बात करें तो हमारे यहाँ पे कृपाल सिंह जी थे क्ले मॉडलिंग में, जिन्होंने कि काफ़ी छात्रों को पढ़ाने में बहुत मेहनत किया, बहुत सारा काम उन्होंने किया। क्ले मॉडलिंग का काम उन्होंने काफ़ी सारा किया था। और जो हमारे यहाँ पर मूर्तिकला विभाग में ही असद अली साहब थे। असद अली साहब को कुछ हम लोग इस बात का समझते हैं कि शायद वो पेंटिंग डिपार्टमेंट में रहे, लेकिन वो मूर्तिकला विभाग में थे और बड़े ही कंटेम्प्रेरी मूर्तिकार थे। कॉलेज में उनकी बहुत सी मूर्तियाँ नष्ट हो गई, लेकिन बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न मूर्तियाँ जो कि आधुनिक सामग्री या मटेरियल्स को इस्तेमाल करके बनाया था, वो कॉलेज में जगह जगह पे लगा था। कुछ म्यूरल उन्होंने दीवारों पे बनाया था। और चूँकि उनको समकालीन कला इन चीज़ों का इतना अच्छी गहरी समझ थी कि उन्होंने आर्ट हिस्ट्री की क्लासेज भी ले लिया करते थे, और लगातार जो सेमिनार और दूसरी चीज़ें थी उनको ऑर्गेनाइज़ किया। उन्होंने कुछ किताबें लिखा, प्रोफेसर अरविंद सिंह बिष्ट का मोनोग्राफ उन्होंने लिखा। एक और मूर्तिकार थे हमारे मूर्तिकला विभाग के, वो प्रोफेसर हनीफ साहब थे। हनीफ साहब के द्वारा हमारे कॉलेज में जो एक मूर्ति है वो गांधी जी की मूर्ति, बड़ी ही भावपूर्ण मूर्ति है। उसमें काफ़ी अच्छा गहरा प्रभाव दिखता है, और वो बहुत कम समय में बहुत बढ़िया और बड़े फिनिश ढंग से काम किया करते थे। और हम लोग जब पढ़ते थे, मैंने बताया था 1981 से 86, उस दौर में हमको पोर्ट्रेट करने की दो विधाएं कॉलेज में दिखाई पड़ती थी। एक अवतार सिंह पंवार थे, जो अपने काम में एक स्पीड और स्ट्रोक्स के द्वारा अपनी मूर्तियों को फिनिश किया करते थे। उन्होंने तमाम सारे सेलिब्रिटी और जो बड़े नाम थे सबके उन्होंने मुखा चित्र पोर्ट्रेट्स बनाए थे। लेकिन उसके विपरीत जो हनीफ साहब थे वो बिल्कुल फिनिश ढंग से मूर्तियां करते थे। और मैं केवल एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूँगा कि अगर आप राम सुतार जी का काम देखें और हनीफ साहब का काम देखें तो दोनों में बड़ी समानता देखने को मिलती है। उस तरीके का उनका काम था, बड़ी बारीक, बड़ी फिनिशिंग के साथ। वो एक दौर था जो लखनऊ कॉलेज में कई सारे मूर्तिकला विभाग में बाहर के भी छात्र पढ़ा करते थे, जिनमें थाईलैंड के स्टूडेंट थे, फरहाद और फानूस दो भाई थे, ये लोग ईरान से थे, वो पढ़ा करते थे। श्रीलंका के स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते रहे, और कई सारे उनके प्रमुख शिष्य, उनमें से एक धर्मेंद्र कुमार जी जो अभी हमारे कॉलेज में मूर्तिकला विभाग में टीचिंग करते हैं। डॉक्टर विभावरी सिंह जी हैं जो हमारे यहाँ मूर्तिकला विभाग में पढ़ाती हैं। और कई सारे ऐसे लोग भी थे, शिव बालक जी हैं, करमबीर सिंह हैं, मुकुल पंवार हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग उनके शिष्यों में निकले जो भारत में जगह जगह पे गए और अब लगातार अपनी मूर्तिकला में अपना काम करते रहे। धन्यवाद।